about the designing of outcome based curriculum. अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो पोर्शन है कि हाउ टू फ्रेम योर outcome based assessment strategy as well as how to design your outcomes, right? आप क्योंकि we have discussed अभी जो पिछले सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था at a brief look we have discussed about designing of vision statement, we have discussed about designing of writing of mission statement, then we have discussed about writing of program outcomes, program specific outcomes, and learning outcome. So now my focus is along with the curriculum component, a little portion about the curriculum component and the different transactional strategies which should be assigned with the curriculum. Now I am focusing on how to design outcome based assessment strategy, because just framing of curriculum केवल आपने पाठ्यक्रम बना लिया और उसको डिलीवर कर दिया तो आपका जो लूप है आउटकम बेस्ड एजुकेशन का वो कंप्लीट नहीं होता। दूसरा, आपको मालूम ही नहीं होता है कि हमने जो छात्रों को पढ़ाया है वो उन्होंने कितना उसमें से अचीव किया या नहीं किया, या हमको अपने करिकुलम में कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्या हम अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज बदलें, क्या हम अपनी असेसमेंट की स्ट्रैटेजीज बदलें, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो पाता है। तो ये जो मेरा सेशन रहेगा, ये सेशन फोकस रहेगा मेनली कि हम किस प्रकार से कोर्स आउटकम्स बनाएं और उन कोर्स आउटकम्स को असेसमेंट कैसे करें, क्योंकि यदि हम अपना असेसमेंट देखें, मतलब इवेल्यूएशन की यदि हम स्ट्रेटेजीज देखें तो हम क्या कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं? कैन एनीवन विल गिव मी आंसर? असेसमेंट के लिए आप क्या करते हैं? यस प्लीज। Conducting exams. Okay, conducting exams means which exam? Academic. Yes, that we call theory exams. Theory Unit exams in the unit test, unit yes, test, unit test, yes, yes, very nice. You conduct unit test. We term conduct examination, term examination. term exam. Yes, very nice. We conduct end semester examination. We can say that. Sometime we conduct practical examination also, right? Then, so we will now in this session how we can design our question paper, basically our assessment question paper क्या है हमारा असेसमेंट टूल है। तो हमें क्या क्या चीजों को असेसमेंट करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपके छात्रों में आपको ये जानना है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी आई कि नहीं आई, उनमें टीम के रूप में काम करने की कैपेबिलिटी बिल्ड हुई कि नहीं हुई, तो ये सब चीजों के बारे में हम कैसे जानें, क्योंकि यदि जो हम क्वेश्चन पेपर देते हैं उनको, तो वो क्वेश्चन पेपर से हम केवल उनके नॉलेज को टेस्ट कर पाते हैं, बट अदर जो उनकी पार्ट है वो हम बहुत रेयरली हम उसको असेस कर पाते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के थ्रू हम उनकी स्किल्स को जान पाते हैं, बाकी चीजें हमारी अनअसेस्ड रह जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता है। तो आज का जो मेरा ये सेशन रहेगा, ये फोकस रहेगा कि एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यदि हम यूनिट टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, हम टर्म एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, यू मस्ट हैव टर्न, अभी यूजीसी ने बोला है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम असेसमेंट प्रोसीजर। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन को हम कैसे कंडक्ट करें, हम किस तरीके से अपने असेसमेंट स्ट्रैटेजीज को परफेक्ट बनाएं, जिससे हमें ये समझ में आए कि जो हमने हमारे छात्रों के लर्निंग आउटकम्स डिजाइन किए हैं, कोर्स आउटकम डिजाइन किए हैं, वो वाकई में उन्होंने वो कोर्स आउटकम को अचीव किया है या हमने उनको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। जो हमने प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स बनाए थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए, प्रोग्राम आउटकम्स हमारे अचीव हुए कि नहीं हुए, वेदर वी हैव अचीव्ड आवर मिशन और नॉट, ये सारी चीजें हमको राइट असेसमेंट स्ट्रेटेजी से ही समझ में आती है। So designing of assessment tool is the most important aspect in completing the outcome based education framework. Okay? So इस सेशन में मैं आपके साथ जो इश्यूज डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, देन व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स और उसके साथ में एसोसिएटेड असेसमेंट टूल्स कैसे होते हैं, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू कि
what are the different areas of learning and Bloom's taxonomy. Especially I'm focusing on all the three domains, but major emphasis on cognitive domain. Then what are the different assessment methods and tools? Then how to assess program outcome, program specific outcome and course outcome, right? Now let us understand कि ये aims, objectives and learning या course outcomes क्या होते हैं. तो यदि सिंपल भाषा में ये कहें कि कोई भी एम ऑफ ए मॉड्यूल और प्रोग्राम इज ए ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग इंटेंशन. यदि हम अपने एम की बात करते हैं तो एम क्या है, वो है जो कि ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट है, जो कि टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, तो टीचिंग इंटेंशन करता है, रिटन फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब वो स्टेटमेंट है जो कि शिक्षक के दृष्टिकोण से लिखा हुआ एक ब्रॉड स्टेटमेंट है. ये क्या दिखाता है, ये जनरल कंटेंट और उसके डायरेक्शन ऑफ द मॉड्यूल को बनाता है. जैसे हमने बताया कि प्रोग्राम एजुकेशनल आउटकम्स है, वो क्या है, इट्स ए लॉन्ग टर्म गोल है जो कि जनरली हमारे इंटेंट को दिखाता है. जबकि ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मॉड्यूल और प्रोग्राम इंडिकेट्स वन ऑफ द स्पेसिफिक एरिया दैट द टीचर इंटेंड्स टू कवर इन ए ब्लॉक ऑफ लर्निंग. मतलब जैसे सिंपल सी बात है कि हमने एक प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम बनाया कि स्टूडेंट वुड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑन बोथ लोकल एंड ग्लोबल एनवायरमेंट. ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये भी एक प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम है जो कि रिटन फ्रॉम द एक लॉन्ग टर्म गोल के आधार पर लिखा हुआ है. जबकि जो कोर्स या लर्निंग आउटकम्स होते हैं, वो कोर्स या लर्निंग आउटकम क्या है, दैट आर द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट ए लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू नो. ये वो स्टेटमेंट है जिससे हमको मालूम पड़ता है कि छात्र को क्या जानना चाहिए, वो क्या चीज समझ पाएगा और क्या चीज वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएगा, मतलब कौन सी चीज वो बता पाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मतलब सीखने की प्रक्रिया के बाद छात्र के व्यवहार में ज्ञान का कैसा विकास होगा, उसकी समझ का कितना विकास होगा, उसकी स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, उन सब के बारे में बताता है. और वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में भी हो सकती है एक लेक्चर हो, एक मॉड्यूल हो, या हो सकता है कि कंप्लीट प्रोग्राम भी हो. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लर्निंग आउटकम्स मेनली फोकस ऑन द टू टाइप ऑफ थिंग्स, व्हाट द लर्नर हैज अचीव्ड रादर देन द इंटेंशन ऑफ टीचर. मतलब मैंने क्या पढ़ाया नहीं, मेरे छात्र ने क्या सीखा या सीखेगा, और वो कौन सी क्षमताओं को दिखा पाएगा, व्हाट द लर्नर कैन डिमॉन्स्ट्रेट एट द एंड ऑफ लर्निंग एक्टिविटी. ओके, नाउ लर्निंग आउटकम्स क्या है, दे आर मोर प्रिसाइज, इजियर टू कंपोज एंड फार क्लियर देन द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव की तुलना में जो है बहुत क्लियर डायरेक्शन देते हैं, और हम ये कह सकते हैं, एक दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि ये एक कॉमन करेंसी है. इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए सॉर्ट ऑफ कॉमन करेंसी that assist module and program to be more transparent at both local level and at the international level. मतलब क्या हुआ, यदि आपने प्रॉपरली लर्निंग आउटकम्स फ्रेम किए हैं तो वो आपके लर्निंग आउटकम्स आपके मॉड्यूल को भी असिस्ट करते हैं, आपके कंप्लीट प्रोग्राम को भी असिस्ट करते हैं, और वो बहुत ट्रांसपेरेंसी लाते हैं आपके सिस्टम में. नॉट ओनली फॉर नेशनल लेवल पर भी ये अपनी ट्रांसपेरेंसी को शो करते हैं. सो लर्निंग आउटकम, जैसे एक मकान के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जिस प्रकार से एक ब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से लर्निंग आउटकम को वी कैन कंसिडर लाइक अ ब्रिक इन अवर एजुकेशन सेटअप. So learning outcomes represent one of the essential building blocks for transparency within higher education system and qualification. So higher education system में यदि हमको transparency लानी है, quality improve करना है, तो we have to learn designing of learning outcomes, designing of these building blocks. Okay. Now as we already discussed कि learning outcome क्या show करते हैं, instructional intent show करते हैं, what will I teach, how will I teach and how will I know the student have learned, means instructional intent, direction of instruction, and it also provides guidelines for evaluation. ठीक है, यदि हम लर्निंग आउटकम की बात करें तो इसमें 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं. दैट इज ऑडियंस. ऑडियंस मीन्स कौन, दैट वी कॉल स्टूडेंट विल बी फॉर whom we are making the learning outcome. Okay, then behavior means वो कौन सी एक्टिविटी कर पाएगा, वो कौन सी एक्शन कर पाएगा, वो कौन सी चीज बता पाएगा. जैसे हम यदि लैब के लिए कहें कि स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लैब इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब वो अलग अलग लैब इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएगा. देन कंडीशन मीन्स व्हेन शोन अ पिक्चर, कब, कौन सा कंटेंट क्या, वो एक आता है. और डिग्री मीन्स एट अप टू व्हाट लेवल
he must be having the proficiency or accuracy. So let us understand this phenomenon. Audience means specifies the learner for whom the objective is intended. अब यदि मैंने जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लर्नर मीन्स व्हाट, उसका लेवल को भी हमको ध्यान रखना है, उसके कौन से लेवल का है, कौन से स्टैंडर्ड का लर्नर है, उसका एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, ये सबको ध्यान में रखते हुए हम अपने लर्निंग आउटकम्स बनाते हैं. बिहेवियर मीन्स डिस्क्राइब द कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन. स्टेटेड एज ए लर्नर परफॉर्मेंस, स्टेटेड एज ए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, वो बिहेवियर जिसको आप मेजर कर पाए, वो जिसको आप ऑब्जर्व कर पाए. और डिस्क्राइब अ रियल वर्ल्ड स्किल लाइक टेस्ट परफॉर्मेंस वर्सेस academic skills. Okay, conditions means describe the condition under which the performance is to be demonstrated, like equipment, tools, course content, reference, whatever you want to. Environment in which learner has to perform. And degree means describe the level of proficiency required to indicate successful completion of the objective. So when you write a learning outcome, you have to focus on these 4 basic parameters while designing a learning outcome. Now, who has given this term? As I already told you, that this term was first coined by Benjamin Bloom. We call it Benjamin Bloom's taxonomy of educational objectives. So, according to Bloom, learning is a process building upon former learning to develop more complex level of understanding. आपको एक बात बहुत क्लियर कट समझना चाहिए कि लर्निंग की वो प्रक्रिया है जो कि हमेशा प्रीवियस लर्निंग के ऊपर बेस्ड होती है. जो हमने सीखा है उसको बेस बना करके ही हम आगे उसको सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि आपने देखा होगा कि यदि हम कोई नया मोबाइल परचेस करते हैं तो क्या होता है आपके साथ. कोई नई कंपनी का ऑल ऑफ ए सडन आपने कोई नया मल्टीमीडिया मोबाइल खरीदा, क्या होता है? एनीवन? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यस प्लीज. मनीषा जी आप कुछ बोलना चाहती थी? हाँ, यदि आपने कोई पहले नया है जो भी मोबाइल हम लेते हैं उसके जो नए फंक्शंस है उसको पहले सीखने होते हैं तो ही हम उसको हैंडल कर सकते हैं. ओके. और वही आपने एक नया मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल खरीदने के बाद आपने उस मोबाइल को अपने 10 या 12 साल के बच्चे को दिया और आपने भी चलाया. दोनों की परफॉर्मेंस में आपको कुछ फर्क समझ में आया क्या? हाँ, बच्चे ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. यस. क्यों ऐसा हो रहा है? क्यूरियोसिटी ज्यादा है बच्चों में, क्यूरियोसिटी ज्यादा जनरेट करती है. यस, वंडरफुल. इसके 2 रीजन हैं. एक तो ऐसा है कि जब हम पैदा हुए थे तब क्या हमारे सामने कोई ऐसी डिजिटल टूल्स ज्यादा थे क्या? नहीं थे. तो हम उस एटमॉस्फेयर पे ज्यादा एक्सपोज नहीं है. Isn't it? जब हमारे बच्चे पैदा हुए तो वो डिजिटल एनवायरनमेंट में पैदा हुए. दे आर वेरी मच एक्सपोज टू दैट डिजिटल एनवायरनमेंट एंड दे आर वेरी फेमिलियर. तो वो जो है, जो उन्होंने ऑलरेडी डिजिटल वर्ल्ड के साथ जो उनका फेमिलियरिटी है, उसके कारण से वो नई लर्निंग उसके लिए बहुत आसान होती है. जबकि हम क्या हैं, हम डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब इतने शायद रियरली हमारे घरों में टेलीफोन कनेक्शन हुआ करते थे या हमारे घरों में टेलीविजन के सेट्स हुआ करते थे. इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ. वी नेवर थॉट ऑफ ए मोबाइल. बट आज के जो बच्चे, उनके पास ये डिजिटल टूल्स बहुत ज्यादा है, तो उनका एक्सपोजर ज्यादा है. मतलब उनका फॉर्मल लर्निंग जो है हमसे एडवांस है, इसके कारण वो एडवांस लर्निंग ज्यादा आसानी से कर पाते हैं. तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए प्रोसेस बिल्ड अपॉन फॉर्मल लर्निंग टू डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये इन्होंने बताया था. एंड टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग. थिंकिंग को उन्होंने अलग अलग कॉग्निटिव लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से डिजाइन किया था. एंड वी कॉल इट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग. ओके. इफ यू लुक एट द एरियाज ऑफ लर्निंग, तो हमारे पास में 3 प्रकार के एरियाज होते हैं. वी हैव 3H. कौन कौन से 3H हैं हमारे सामने? कैन एनीवन विल गिव मी आंसर? कौन कौन से 3H हैं आपके पास? यूजुअली वी यूज 3H. 1H is your head. Okay. Another H is your heart, and third H is your hand. Okay. We have 3H: head, heart and hand. अब ये जो तीनों 3H हैं, इन 3H के अलग अलग डोमेन हैं. पहला डोमेन जो हम बोलते हैं हेड, दैट वी कॉल कॉग्निटिव डोमेन.
कॉग्निटिव डोमेन मतलब हेड हमारा क्या करता है, जितनी भी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, जितना नॉलेज एक्विजिशन है, मेमोरी है, स्टोरेज है, ये सब किसमें होता है, हेड के थ्रू होता है। देन जितने भी आपके, देन यू हैव हार्ट, दैट वी कॉल अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है कि आपके जितने भी इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, जितने भी तरीके की आपकी जो अफेक्टिव डोमेन से हार्ट से रिलेटेड है, मतलब आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब इस पर डिपेंड करती है। और तीसरा होता है आपका हैंड। हैंड मतलब वॉट एवर द स्किल्स, वॉट एवर द एक्टिविटी वी परफॉर्म यूजिंग अवर हैंड। ब्रेन और हैंड मतलब माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन से जो भी हम एक्टिविटी कराते, दैट इज कॉल्ड योर साइकोमोटर डोमेन। तो ये जो तीन तरीके के डोमेन है, वी कॉल इट कॉग्निटिव डोमेन, we call it affective domain, and third one is psychomotor domain. These three domains are attached with your 3H: hand, heart, and head, heart, and hand. Okay, so in that manner we can say that let us understand कि ये किस तरीके से ये डोमेन काम करते हैं. So I always believe in a very giving you a simple example. Just imagine you have a 6 months old baby. आपने 6 महीने के छोटे बच्चे को देखा होगा, ठीक है. अब ये जो हमारा सीखने की प्रक्रिया, इसको 6 लेवल के ऊपर डिवाइड किया गया है. नॉलेज, that is remembering, understanding, application, analysis, synthesis and evaluation. So I'm giving you one of the example to how these levels work. तो एक 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने के बेबी को हर रोज माँ एक ऊपर घूमते हुए पंखे को दिखाती है, ठीक है. एंड शी ऑलवेज सेज फैन. जनरली हमने भी किया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे को दिखा करके हम उसके साथ में फैन को एसोसिएट करते हैं. बेबी थोड़ा सा बड़ा होता है और जैसे ही कोई घूमती हुई चीज बच्चे के सामने आती है, वो कहता है फैन. एम आई राइट? अब इन दोनों में क्या फर्क हुआ? पहला लेवल था कि बच्चे को घूमती हुई चीज दिखा करके फैन शब्द बोला गया. दूसरा लेवल आया कि बच्चे ने दूसरी घूमती हुई चीज को समझ करके फैन बोला. दैट मीन्स पहला लेवल हुआ कि बच्चे ने उस फैन को, उसके साथ नॉलेज हुआ उसको, देन उसने एक एट्रीब्यूट समझा, एक अंडरस्टैंडिंग करा कि घूमती हुई चीज मतलब फैन. ओके, so he reached at the level of second level. Then what happened? बेबी थोड़ा सा बड़ा होता है और अब जब भी उसको गर्मी लगती है, he indicates towards the fan और क्राई करता है. Now what does it indicate? इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे ने एक एट्रीब्यूट और समझा कि घूमता है फैन, फैन घूमने से घूमती हुई चीज है मतलब फैन है, और इससे मुझे थोड़ा कूलिंग फील होता है, सूदिंग होता है. तो उसने सूदिंग के लिए जब भी उसको गर्मी लगती है, he tries to go for the fan. ठीक है. देन बेबी स्टार्टेड क्राउलिंग. जब बेबी क्राउल करने लगता है, अब क्या करता है, वो क्राउल करते हुए अब जब भी उसको गर्मी लगती है तो वो फैन के बदले कूलर के सामने जाकर के बैठ जाता है. नाउ हाउ दिस डिफरेंस ऑकर्स, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ बेबी हैज, उसका जो अंडरस्टैंडिंग का से वो एप्लीकेशन पे आया, एप्लीकेशन से अब वो एनालिसिस लेवल के ऊपर आ गया है, जिसमें उसके सामने दो ऑब्जेक्ट है, एक फैन है और एक कूलर है. ही गॉट द ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ फैन, all the attributes of cooler, and he has a conclusion, analyze किया उसने, और अब जब भी उसको गर्मी लगती है, he crawl and moves towards the cooler. तो मतलब वो एनालिसिस, सिंथेसिस और फाइनली एक इवैल्यूएशन की स्टेज पर पहुंच गया है कि वो अब जब भी उसको कुछ होगा तो वो, और उसने एनालाइज भी कर लिया है कि कूलर और फैन के एट्रीब्यूट्स में, एंड देन ही रीचेस टू दैट लेवल. यही हमारी सीखने की प्रक्रियाओं में भी होता है, ठीक है. Now take the second example of affective domain. How our emotions are built, how we attach, how our attitude develop, how our liking, disliking develop. My question to you, यदि रेडियो के ऊपर कोई गाना बज रहा है तो आप क्या करते हैं? गुनगुनाते Anyone please? गुनगुनाते Yes. गुनगुनाते हैं. Okay. अगर आता और- होगा तो गुनगुनाते हैं. और कोई प्रतिक्रिया? जोर जोर से आपके सामने एक रेडियो पर गाना बज रहा है, आप क्या करते हैं? फीलिंग्स क्रिएट हाँ, होती है. जैसे हैप्पी सॉन्ग है तो हैप्पी फीलिंग. ओके. एनीवन एल्स? उसको अगर साउंड ज्यादा है तो उसको मॉडरेट साउंड में रखते हैं, कंफर्ट लगे सुनने को. ओके. देखिए, इस बेसिस पर हम दो तरह की प्रतिक्रिया देते हैं. यदि सॉन्ग पसंद आया तो हम रेडियो की या तो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, यदि सॉन्ग पसंद नहीं आया तो हम रेडियो या तो बंद कर देते हैं या वॉल्यूम कम कर देते हैं. ये दोनों अवस्थाओं में क्या हुआ, दोनों स्टेट में आप कहाँ पर पहुंचे? क्योंकि रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग. फर्स्ट यू हैव लिसन द सॉन्ग. यदि पसंद आया तो आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, या तो वॉल्यूम बढ़ाया और उसको सुनने की कोशिश किया. किसी ने बोला मैंने गुनगुनाना भी शुरू किया, मतलब यू हैव ट्राइड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. देन उसके बाद क्या हुआ,
जिन लोगों ने बोला कि हमने उसके साथ गुनगुनाया, मतलब यू लाइक दैट सॉन्ग, यू स्टार्ट वैल्यूइंग टुवर्ड्स दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस सॉन्ग को पसंद किया, रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद उसके ऊपर आपकी लाइकिंग डेवलप हुई और आप उसके साथ में गुनगुनाना शुरू किए। फिर आप क्या करते हो, आप ये जानने की कोशिश करते हो कि ये गाना कौन सी पिक्चर का है, इसको किसने गाया है, इसके ये कौन गायक है। मतलब यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दैट सॉन्ग, विद दैट पर्सन, विद दैट थिंग। ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज में आ जाते हैं। फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, मार्केट से जाके कुछ और सॉन्ग की कैसेट लाते हैं, नेटवर्क इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं उस तरीके के सॉन्ग और सुनने की कोशिश करते हैं। मीन्स यू आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द एंड यू आर डेवलप योर इमोशंस टुवर्ड्स दैट। देन आपका एक बन जाता है कि यस, लता मंगेशकर, आपको समझ में आया कि वो लता मंगेशकर का सॉन्ग था, आपने लता मंगेशकर के दूसरे भी गाने सुने एंड यू हैव अ लाइकिंग टुवर्ड्स कि यस, लता मंगेशकर सिंग्स वेरी नाइसली, तो हमको उनके सॉन्ग पसंद है। इन दैट मैनर you are liking and disliking develop. We call it first stage is receiving, then responding, then valuing, then organization and characterization. किसी का माइक चालू है शायद। So we have जी मैडम। राहुल सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं यहाँ से म्यूट कर रही हूँ, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। राहुल सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Please continue. So in that manner our liking and disliking develops towards a person या कोई भी चीज के प्रति। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल देंगे कि मान लो हम किसी पर्सन को देखते हैं, कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई हमारे सामने आता है। समटाइम्स यू फील लाइक टॉकिंग टू दैट पर्सन, समटाइम्स यू फील लाइक नॉट टू टॉक। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज once you see or once you talk to a person, आपकी उसके प्रति अफिनिटी फील होती है या आप उसके प्रति आपको उसको डिसलाइकिंग क्रिएट होना शुरू करती है। धीरे धीरे आप उसके प्रति अफिनिटी यदि फील हुई तो आप उसके प्रति जानने की कोशिश करते हैं। यू आर ट्राइंग टू वैल्यू ऑर्गेनाइज एंड अल्टीमेटली यू रीच टू अ कंक्लूजन कि yes, he became your good friend or you don't like it. So in that manner this affective domain works everywhere. Whenever their emotions are involved, your liking and disliking is involved. Then let us take the example. Let us try to understand the psychomotor domain. Now, psychomotor domain means it is related with the development of skills, of the activity which you perform through your body movement, hand-body coordination. So, I just want to give you a simple example which I like it most. कि बचपन में आप लोगों ने से सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने साइकिल चलाना सीखी होगी। Do you remember those days जब आपने साइकिल चलाना सीखी थी? Can anyone? क्या हुआ था? Yes, madam. यस, छोटा बच्चा जो कैसे क्या होता है, लेट अस एक्सप्लेन, बताइए जरा। शुरुआत गिर जाते हैं चलाते चलाते। हाँ, और जस्ट इमेजिन एक छोटा बेबी है, 1-1.5-2 साल का, 3 साल का बच्चा है, वो साइकिल की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या करता है वो? बहुत सीधी सी बात है कि जब हम बैठने की कोशिश करते हैं। यस, कई बार ऐसा होता है, जब आप इमेजिन करिए कि सबसे पहले जब आपके सामने साइकिल आई होगी या कोई भी एक नई चीज आती है, हम क्या करते हैं, उसके इमिटेट होते हैं, उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, देन हम उसके पार्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं। सम टाइम वी मूव, पेडल घुमाते हैं, हैंडल पकड़ते हैं, सीट टच करके देखते हैं, उस पर कोशिश करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं। मीन्स every time we are trying to manipulate the object, trying to learn the skill. धीरे धीरे क्या होता है, हम एक हैंडल संभालना सीख जाते हैं, साइकिल को हाथ से पकड़ करके, हैंडल पकड़ के थोड़ी दूर चले होंगे, शायद आपको याद करिए अपने बचपन के दिनों में आप थोड़ी दूर चले होंगे। फिर धीरे से एक पैर रख करके कोशिश की होगी कि एक आधा व्हील पेडल मार लें। एक पैर से चलाना सीखी, धीरे धीरे हमको दोनों पैर से चलाना सीखी, धीरे धीरे हम सीट पर बैठना शुरू हो गए, ठीक से हैंडल के साथ कोऑर्डिनेशन हो गया, तो धीरे धीरे प्रिसीशन की तरफ आप बढ़े। तो पहली स्टेज हुई इमिटेशन, देन you try to manipulate the thing, imitation, manipulation, gradually धीरे धीरे प्रिसीशन आया, प्रिसीशन आने के बाद आर्टिकुलेशन आया, आप पूरी साइकिल पर बैठ करके सिस्टमेटिक साइकिल चलाना सीख गए। और कई बार ऐसा हुआ कि अब आपको पता ही नहीं कि आप कब घर से साइकिल पर बैठे थे और कब अपने स्कूल में पहुंचे। दैट मीन्स इट विल बी यू लर्न द स्किल एट द हायर लेवल एंड इट विल बी अ नेचुरलाइजेशन
पार्ट ऑफ योर लाइफ हो गया, और वो स्किल अब आप कभी भी नहीं भूलते। जब भी आपके सामने साइकिल आती है आप तुरंत उसके ऊपर चला करके चलाना शुरू कर देते हैं। तो सेम थिंग्स हैपन्स इन लर्निंग ऑफ एवरी टाइप ऑफ स्किल, कि हम उस स्किल को, जैसे फुटबॉल भी यदि आप सीखना चाहें या हम स्विमिंग का भी एग्जाम्पल लें, तो हम इसी तरीके से अपनी स्किल्स को सीखते हैं। सो व्हाई दिस लेवल, नोइंग ऑफ दिस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज यदि हम कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसको नेचुरलाइजेशन स्टेज तक जब तक नहीं आएगी तब तक वो आपकी लाइफ का परमानेंट पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली यदि वैल्यूज और एटीट्यूड्स आपके डेवलप होना है तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग इसी तरीके से डेवलप होती है। देन इन केस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वी हैव टू टेक अवर स्टूडेंट अप टू द लेवल ऑफ इवेल्युएशन। सो लेट अस एक्सप्लोर दिस, कि जो एरियाज ऑफ लर्निंग है जिनको कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के साथ में दिए गए थे, वो नाउन फॉर्म में दिए गए थे, और फर्दर उसके अंदर इनहांसमेंट हुआ एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू वर्ब फॉर्म। जैसे नॉलेज को उन्होंने कन्वर्ट किया रिमेम्बरिंग के, रिमेम्बरिंग, कंप्रीहेंशन को डेवलप किया अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट किया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस को एनालाइजिंग, देन जो सिंथेसिस था उसको कन्वर्ट किया इवेल्युएशन में, और सिंथेसिस को टॉप पर ले गए, सिंथेसिस की जगह उसको लिया क्रिएटिंग में। सो विद दिस मॉडिफाइड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। Similarly, in affective domain has also receiving, responding, valuing, organization and conceptualization, then characterizing by value और value concept develop होने के बाद। Similarly, psychomotor domain को देखें हम तो imitation, imitating, manipulation, manipulating, precision, articulating and naturalization. So these all are the areas of learning है जो कि हमारे 3H के ऊपर काम करते हैं, head, heart and hand. Okay, so let us move, because in our classroom situation most of the time we focus on the majority of our classroom instructions are based on our cognitive domain, and our practical classes are based on the psychomotor domain, but we cannot say that ki our classroom experiences are only the cognitive type. Along with the cognitive, sometimes the psychomotor domain also works in that. So these all are the 1956 Bloom has proposed this knowing of composed of 6 successive levels arranged in a hierarchy: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Then if you look at this Bloom's taxonomy, so we can say that ki knowledge and comprehension are for the development of lower order thinking skills. That is, knowledge means recall and comprehension means understanding of the different attributes. So the knowledge retention is the foundation for higher order thinking. So these all are called the lower order thinking skills, whereas application, analysis, synthesis and evaluation, it comes under the higher order thinking skills. Application means using knowledge in situation, new situation. Analysis means breaking things down, critical thinking. Synthesis means putting things together, creative thinking. And evaluation means judgment ka last stage. So these all are the 4 middle order: application, analysis and synthesis and evaluation. Togetherly these all are the higher order thinking skills. We call it thoughts. So in that manner classroom के जो हमारे instruction है, are we reaching up to the evaluation level, are we reaching up to the creating level? That is the most important है कि हम अपने क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से दें जिसमें कम से कम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, बच्चों को अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करवाने का प्रयास करें। देन अब क्वेश्चन कम्स कि हम किस प्रकार से ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करवा सकते हैं। सो दिस इज द ओरिजिनल नाउन फॉर्म था, लेटर ऑन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वर्ब फॉर्म। सिंथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिंग, दैट वाज द हाईएस्ट लेवल माना गया, इवेल्युएशन के बदले में इवेल्युएटिंग हुआ। सो रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लोअर लेवल, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग मिडिल लेवल, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग इज द हायर लेवल ऑफ होता है। देन अब आता है क्वेश्चन कि हम रिमेम्बरिंग का मतलब क्या। तो वेदर द लर्नर इज एबल टू रिकॉल, रीस्टेट और रिमेम्बर लर्नड इंफॉर्मेशन, लाइक ही विल बी एबल टू डिस्क्राइब, फाइंडिंग, आइडेंटिफाइंग, retrieving, naming, locating, recognizing. Can student recall information? क्या छात्र दी हुई सूचना को as it is recall कर पाता है? यदि वो recall ही कर पा रहा है इसका मतलब वो कौन से लेवल पर है, वो केवल रिमेम्बरिंग लेवल पर है। रिमेम्बरिंग के लिए हम जो एक्शन वर्ब्स यूज कर सकते हैं, मीन्स जो एक्शन वो हमको शो करती है कि वो रिमेम्बरिंग लेवल है। सो एबिलिटी टू रिकॉल और रिमेम्बर फैक्ट्स विदाउट नेसेसरीली अंडरस्टैंडिंग देम, बिना समझे केवल हम
डेफिनेशन को वैसे के वैसे लिख पाना या उस चीजों को केवल सब रिकॉल कर पाना, तो उसके लिए एक्शन वर्ब लाइक अरेंज, कलेक्ट, डिफाइन, डिस्क्राइब, डुप्लीकेट, इन्यूमरेट, लाइक दैट एक्शन वर्ब कैन बी यूज। देन अब यदि हमको क्लासरूम के अंदर ये जानना है कि बच्चे ने वाकई में कौन से लेवल पर है, तो यदि आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर, हाउ मेनी, व्हाट इज, हु वाज, नेम, फाइंड द डेफिनेशन ऑफ, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड आफ्टर, हु स्पोक टू, विच इज ट्रू और फॉल्स, इस तरीके के यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आप कौन से लेवल को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, केवल नॉलेज या रिमेम्बरिंग स्टेम को जांचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ लर्निंग आउटकम्स जो हम अपने कोर्स में नॉलेज लेवल या रिमेम्बरिंग लेवल को शो करने की बात करते हैं, तो ये सबको पता है कि एक कॉमन शब्द हम यूज करते हैं, द स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये सबसे कॉमन रहेगा। देन वी यूज एक्शन वर्ब्स, वी कॉल इट बिहेवियर, रिकॉल, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, like that you can use. Student will be able to identify and consider ethical implications of scientific investigations. Student will be able to describe how and why laws changes and the consequences of such changes to society. ये सब क्या है? केवल रिमेम्बरिंग स्टेम को जताने वाले हैं। रिमेम्बरिंग के लिए लर्निंग आउटकम से स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट द क्राइटेरिया टू बी टेकन इनटू अकाउंट when caring for a patient with tuberculosis. Student will be able to describe the process used in engineering when preparing a design. Like that, यदि हम learning outcomes बना रहे हैं, कोर्स आउटकम डिजाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम केवल लोअर मोस्ट लेवल के फर्स्ट लेवल को टच कर पा रहे हैं। देन सेकेंड लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट ग्रास्प मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरप्रेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग व्हाट हैज बीन लर्नड। तो जैसे क्लासिफाई, कंपेयर, exemplify, explaining. Can student explain ideas or concepts? That comes under the category of understanding only. Certain action words, understanding का मतलब ability to understand and interpret learned information. We can use certain, हम कुछ action verbs का use कर सकते हैं, associate, change, clarify, construct, contrast, convert, decode, defend. All these shows the comprehension or understanding level. Okay. Then किस तरीके के क्वेश्चन क्लासरूम के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हमारे कौन से लेवल को जतलाते हैं, कौन से लेवल को देते हैं, दैट वी कॉल अंडरस्टैंडिंग स्टेज। हाउ टू जज कि वेदर द स्टूडेंट हैज रीच्ड अप टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो राइट, व्हेन यू राइट, एक्सप्लेन व्हाई, राइट इन योर ओन वर्ड्स, हाउ वुड यू एक्सप्लेन, राइट ए ब्रीफ आउटलाइन, व्हाट डू यू थिंक कुड हैव हैपेंड नेक्स्ट, हु डू यू थिंक, What was the main idea, clarify, illustrate। इस तरीके के यदि हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम अभी भी लोअर लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि हम उसके अंडरस्टैंडिंग स्टेम को शो करते हैं। These all are the some demonstrative evidences of understanding या comprehension के learning outcomes हैं। Like student will be able to differentiate between civil and criminal law. Student will be able to identify participants and goals in the development of electronic commerce. Student will be able to predict the genotype of cells that undergo meiosis and mitosis. Student will be able to explain the social, economic, and political effects of World War and post-World War situation. Student will be able to classify reaction as exothermic and endothermic. ये मैंने कुछ सब evidences आप in the 19th century. Like that, यदि आप questions आउटकम्स बना रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, यू आर मेकिंग आउटकम्स लिव अप टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली। ओके, नाउ द थर्ड लेवल इज application. We call it in the form of verb applying. Student made use of information in a context different from the one in which it was learned, like implementing, carrying out, using, executing. Can a student use the information in another familiar situation? This is one of the very, very important parameter है. Then what are the action verbs we can use? Application का मतलब होता है ability to use learned material in new situation, that is put ideas and concepts to work in solving problems. We can use certain action verbs like apply, assess, calculate, change, choose, complete, compute, construct, demonstrate. Like that action verbs can be used for showing the application. Then questions which shows the level of application. If you are asking question, apply, explain another instance where group by characterize such as which factor would you change if, what questions would you ask of
from the information given develop a set of instruction about, like that questions यदि आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, you are trying to judge the application level of the learner. Okay, then some action work, some course outcomes or learning outcomes जो हम बना सकते हैं एप्लीकेशन के लिए. एक आपके सामने मॉडल देती हूँ. द स्टूडेंट विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ टाइमलाइन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 19th century. The student will be able to apply knowledge of infection control in the maintenance of patient care facilities. The student will be able to select and employ sophisticated techniques for analysis and the efficiencies of energy uses in complex industrial process. Like student will be able to relate energy changes to bond breaking and formation. So like that, if यदि आप इस तरीके के जो लर्निंग आउटकम या कोर्स आउटकम्स बनाएंगे तो आप कौन से लेवल को टच करेंगे, यू विल रीच अप टू द थर्ड लेवल, वी कॉल इट एप्लीकेशन. Then the fourth level is called as the analyzing. Can a student break learned information into its parts to best understand that information? Can a student break information into parts to explore understanding and relationship, like attributing, comparing, deconstructing, finding, integrating, outlining, structuring, like that? Now, इसके जो action verbs हैं, analyze, ability to break down information into its components, look for interrelationships and ideas, understanding of organizational structure, like that can be. We can use certain action verbs like analyze, appraise, arrange, break down, calculate, categorize, classify, like that action verb can be used while framing the learning outcome. Then analyzing stems means questions. That is the focus कि हम कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमको असेसमेंट टूल में डालना चाहिए जिससे हम एनालिसिस लेवल को टच कर पाए. Which events could not have happened, like that you can add some content. If happened, what might the ending have been? How is similar to? How do you see as other possible outcomes? Why did changes occur? Explain what must have happened when this COVID-19 pandemic could not have happened. What are some of the problems of? Distinguish between. What were the some of the motives behind? What was the turning point? What was the problem with? Like that questions यदि आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप एनालिसिस लेवल के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं और अपने क्वेश्चन पेपर्स में पूछ सकते हैं. Then some of the demonstrative evidence, we call it that कि learning outcomes या course outcome, student will be able to analyze why society criminalizes certain behavior. Then student will be able to compare and contrast the different electronic business model. Student will be able to calculate gradient from maps in meter, kilometer, percentage and ratio. Student will be able to critically analyze a broad range of text of different genders and different time periods. Student will be able to compare the classroom practices of a newly qualified teacher with that of a teacher of 20 years teaching experience. मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के जो लर्निंग आउटकम्स यदि आप बना रहे हैं, कोर्स आउटकम्स बना रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फ्रेम द डिजाइन योर करिकुलम बेस्ड ऑन द एनालिसिस लेवल. और इसको यदि आप इस तरीके के आउटकम्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज है वो इस आउटकम के साथ में लिंक्ड होंगी. नाउ द फिफ्थ लेवल इज इवेल्युएटिंग लेवल. नाउ व्हाट दिस इवेल्यूएशन? इवेल्यूएशन का मतलब होता है स्टूडेंट मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इन डेप्थ रिफ्लेक्शन, क्रिटिसिज्म एंड असेसमेंट. Can a student justify a decision or course of action? Checking, critiquing, detecting, experimenting, hypothesizing, judging, monitoring, testing, like that we can say. Then ability to make judgment of the value of material for a given purpose, summative and judgmental behavior जिसको हम बोलते हैं. We can use certain action verbs like appraise, ascertain, argue, assess, attach, choose, compare, conclude, justify, measure, like that action verbs. Then questions, that is evaluating stems, we can say that, which shows you that whether the student has achieved the level of evaluation also. Judge the value of, what do you think about, defend your position about, do you think is a good or bad thing, do you think that demonetization is a good or bad for the Indian society, how would you have handled if this COVID-19 would not have occurred, or how would you have happened if this happened, like that question. Do you believe? How would you feel if? How effective are? What are the consequences? What influence will have on our lives?
what are the pros and cons of, why is of value, what are the alternatives, who will gain and who will lose, like that questions यदि आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप इवेल्यूएशन लेवल पर बच्चे को के क्वेश्चन के इवेल्यूएशन लेवल की कैपेबिलिटीज को पूछ रहे हैं, और ये आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा उस लेवल पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। देन सर्टेन डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंसेस और लर्निंग आउटकम्स जिसको हम बोलते हैं, द स्टूडेंट विल बी एबल टू असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ की पार्टिसिपेंट्स इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। Student will be able to evaluate marketing strategies for different electronic business model. Student will be able to summarize the main contribution of Michael Faraday in the field of electromagnetic induction. Student will be able to predict the effect of change of temperature on the position of equilibrium. Student will be able to evaluate the key areas contributing to the graph knowledge of experience. Teacher, like that question, that type of learning outcome shows the evaluation level. Then the highermost level of Bloom's taxonomy is the creating. Student create new ideas and information using previously has been learned. जो उन्होंने पहले सीखा है उसके बेसिस पे कोई नया आइडिया, नया इनोवेशन यदि वो कर पाते हैं, तो कैन स्टूडेंट जनरेट न्यू प्रोडक्ट, क्या छात्र कोई नया प्रोडक्ट बना सकता है, क्या कोई नया आइडिया डेवलप कर सकता है, कुछ नए तरीके से सोच सकता है। इट शोज देयर क्रिएटिव लेवल। Constructing, designing, devising, inventing, making, planning, producing, all these comes under the creating. Creating means ability to put parts together and create new ideas from the old concept. पुराने concept से नया idea generate करना, पुराने uses से कुछ नया use invent करना can be a part of creating. Then we can use certain action verbs like argue, arrange, assemble, categorize, reorganize, revise, rewrite, summarize, like that shows the creating skill. Then questions which shows the creative ability of the person. Through this type of question you can judge the level of the learner, whether he has developed an understanding of the creative level. Design a to, devise possible solution to, if you had access to all resources, what would you deal with? Devise your own way of patient care. What would happen if? How many ways can you use this device? Create new and unusual uses for, develop a proposal which would you like to develop a new model, like that. If you are asking question or if you are trying to get the answer of this type of questions, you will trying to judge the creative ability of the learner. Then certain certain course outcomes which is used for the creative level. The student will be able to recognize and formulate problems that are amenable to energy management solution. Student will be able to propose solution to complex energy management problem. Student will be able to summarize the cause and effect of the 1917 Russian Revolution. Student will be able to relate the sign of enthalpy changes to exothermic and endothermic reactions, like that. Student will be able to organize a patient education program. यदि ये लेवल तक आपके लर्निंग आउटकम्स बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप उस तरीके का पढ़ाएंगे बच्चों को, उस तरीके का कंटेंट को डिवाइस करेंगे, कंटेंट डेवलप करेंगे और उस लेवल को आप जज कर पाएंगे। सो जो लोअर लेवल क्वेश्चंस मतलब रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लोअर लेवल अप्लाइंग लेवल को जज कर पाते हैं। लोअर लेवल क्वेश्चंस ऑलवेज इवेल्युएट स्टूडेंट्स प्रिपरेशन एंड comprehension. They can diagnose students' strength and weakness only. They can review or summarize. They can be used for review or summarize content. Whereas higher level questions require complex application, analysis, evaluation or creation skills. Higher level question हमेशा encourage student to think more deeply and critically. जब आप higher level questions पूछते हैं तो बच्चे more deeply सोचते हैं, more critically सोचते हैं. Then they facilitate problem solver बनते हैं. The higher order question always encourage discussion. They stimulate student to seek information on their own. यदि हम जितने ज्यादा हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछेंगे उतना स्टूडेंट खुद सेल्फ लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन को खुद सीख करने की जानने की कोशिश करेंगे. तो ऑलवेज देन अ क्वेश्चन कम्स कि हम अपने क्वेश्चन पेपर पे कौन से टाइप के क्वेश्चंस को डालना चाहिए. कैन एनीवन विल गिव मी आंसर फॉर दिस?
जब आप अपने क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं या आपने जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जिस्टिंग में? कैन एनीवन? अप्लाइंग ज्यादा पूछे जाते हैं मैडम, और सभी क्वेश्चंस मिक्स रहते हैं उसमें, लो लेवल हाई लेवल सभी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। कितने परसेंटेज आपने कितने Ma'am, कितने क्वेश्चन generally, पेपर? hello. Ma'am, Yes, generally yes. 60% question are such type that average student can opt, and 30% are for good and brilliant students. उस टाइप से Yeah. फ्रेम किए जाते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम नॉर्मल एनपीसी को फॉलो करते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसमें हमारे आइडियली हमको क्या करना होना चाहिए, only 20 to 25% questions should be of lower level, remaining questions should go for the higher level. The reason is that कि जितना ज्यादा आप हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ज्यादा आप स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज को जज कर पाएंगे। द गोन आर द डेज जब हम केवल रोट लर्निंग के ऊपर फोकस करते थे, क्योंकि आजकल बच्चों के पास इंटरनेट का जमाना है, उनके पास में उनके जो कंटेंट है वो फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। तो एज ए टीचर हमको क्या जरूरत है, हम उनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें अपने लर्निंग आउटकम्स मैक्सिममली I just request someone has started their mic. Please. So in our question paper or in our learning framing of our learning outcome, maximum focus should be given on development of higher order thinking skills. So आपके क्वेश्चन पेपर में आइडियली अभी जो ओबीई के दिया फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं एंड यू वांट टू टच द higher order thinking, develop the higher order thinking skills among the learner, you have to focus more and more on the development of application, analysis, synthesis, evaluation and creation पर ज्यादा फोकस करना होगा। ओके, नाउ अदर डोमेन्स जो हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की, अफेक्टिव डोमेन, फीलिंग कंसर्न विथ वैल्यूज, value issues involves attitude like willingness to receive information, responding means active participation in own learning, valuing means commitment to a value, organization means comparing, relating, synthesizing values, integrating of beliefs, ideas and attitude, that is called the characterization. So we can use active verbs for affective domain like appreciate, accept, assist, attempt, challenge, demonstrate can be used, synthesize, value. These action verbs can be used while framing the cognitive and the learning outcomes based on affective domain. Then psychomotor domain, the psychomotor domain work, doing domain, it work never completed by Bloom. It involves coordination of brain and muscular activity. Active verbs for this domain is band, grasp, handle, operate, perform, reach, relax, shorten, stretch, differentiate. That is skillful activities, performing activities के ऊपर है। जब भी आप प्रैक्टिकल की आपकी क्लासेस कंडक्ट करते हैं तो उस तरीके के आप लर्निंग आउटकम यूजिंग दिस एक्शन वर्ब्स यू कैन फ्रेम। ओके, नाउ if you look at the competent, you want to create a competent individual, you must be focused on development of knowledge, that is cognitive domain, development of attitude, that is the affective domain, and development of skills, psychomotor in broader sense, we can say that. So in all these three domains, if you use judicially, then only you will be able to develop a competent individual. So in your framing of your outcome, framing your intended learning outcome, you must focus on development of knowledge, attitude and skills amongst the learner. That means use of cognitive, affective and psychomotor domain in every class is most important. Then only your courses will be, your student will be competent enough to face the challenges of the future. Okay, एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रही हूँ मैं, क्योंकि एक होमवर्क भी आपको मैं देने वाली हूँ कि आपको जो मैंने कोर्स आउटकम्स बनाना आपके साथ में डिस्कस किया था, तो कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर, कोई भी एक टॉपिक लेकर के उसके ऊपर ऑल 6 लेवल के आपको लर्निंग आउटकम या कोर्स आउटकम फ्रेम करना है। तो जैसे यदि आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक कोई भी एक टॉपिक लिया, लाइक स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म इनर्शिया, फिर जो लॉज ऑफ मोशन है ना उसके ऊपर बनाया हुआ है,
तो स्टूडेंट, अब ये हुआ लोअर लेवल, स्टूडेंट यू विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म इनर्शिया, स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द लॉ विथ एग्जाम्पल, यदि वो एग्जाम्पल दे पाता है तो वो थर्ड लेवल के ऊपर आया है, रिलेटेड एग्जाम्पल। स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स, तो वो फोर्थ लेवल पर है, एनालिसिस लेवल पर है। स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सिचुएशन फ्रॉम डेली लाइफ दैट दे कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, that means he is reached at the level of evolution. Then student will be able to apply the knowledge of inertia to problem from daily life, यदि वो इतना कर पा रहा है that means he is reached up to the level of creating. तो यदि आप इस तरीके के लर्निंग आउटकम्स एक कोई भी टॉपिक लेकर के उस पर 6 लेवल के आपको बना करके इसकी प्रैक्टिस करना है, वो करके देखिएगा, यू विल बी एबल टू डू इट, ओके, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये तो आपके हुए लर्निंग आउटकम। इसी के साथ साथ इन्हीं को पूछने के लिए आपको इवैल्यूएशन के स्टेम्स भी बनाना चाहिए, जो कि ऑल 6 लेवल के ऊपर, तो आउटकम बनाइए और उस आउटकम को वेदर ही अचीव दैट आउटकम, तो उसके क्वेश्चन पेपर भी उसी आउटकम को लेकर के क्वेश्चन भी डिजाइन करने का एक आपके लिए कि मैं होमवर्क दे रही हूँ। देन एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग अपने क्लास में यूनिट टेस्ट लेते हैं, हम अपने क्लास टेस्ट भी लेते हैं, देन हम अपने इसमें एंड सेमिस्टर टर्म एग्जामिनेशन भी लेते हैं, एंड सेमिस्टर टर्म एग्जामिनेशन जिसको आप बोलते हैं। इसके साथ साथ यू कैन हैव अ ओपन बुक एग्जामिनेशन आल्सो। तो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन इन आवर डिपार्टमेंट, in our university department, we are conducting this open book examination since 2013, and I am sharing with you very happily that कि ये जो open book examination है, इसके results we are getting very nice results. The only reason is that कि हम इसको कैसे करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन यदि आपको कंडक्ट करना है अपने कॉलेजेस में, क्योंकि यूजीसी ने भी बोला है, तो एक तो ये है कि आप स्टूडेंट को केवल हम जो कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं, केवल 2 उनको रेफरेंस बुक अपने साथ रखने की परमिशन दी जाती है। एंड व्हेन यू अनाउंस दैट कि आप ओपन बुक एग्जाम ले रहे हैं और आप अपने बच्चों अपने स्टूडेंट को उनकी किताबें साथ में रखने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो दे विल बी वेरी हैप्पी। वो लगता है उनको कि यस, वो दे विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड दे विल स्कोर बेटर मार्क्स। बट आई एम टेलिंग यू विथ थ्रू माय एक्सपीरियंस कि when you frame this question paper for open book examination, please focus on only and only on HOTS. Don't ask question based on the lower order thinking skill. Focus on only higher order thinking skill. तो वो जो HOTS के जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस यदि आप पूछेंगे तो वो उनके आंसर्स उनको डायरेक्टली उनकी रेफरेंस बुक में, जो बुक उनके साथ होती है उसमें नहीं मिलते हैं। इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि उनको लोअर तो उनके पास होता ही है, लेकिन हायर ऑर्डर के लिए उनके अंदर डिस्कशन शुरू होता है और उनको लगता है कि किताब होते हुए भी हम इसके आंसर्स बराबर नहीं कर पाए। तो आजकल जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी क्लासरूम्स कैसी है, बैरन क्लासरूम है। हमें बड़ी मुश्किल से लोगों को क्लास में बुलाना पड़ता है एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम अस। So when you conduct such type of open book examination, the student will start discussion with each other, and I am telling you friends, हम generally ये open book examination एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के 1 से 1 महीने के पहले कंडक्ट करते हैं। एंड व्हेन वी कंडक्ट दिस, तो बाद का जो 1 महीना होता है ना, आफ्टर ओपन बुक एग्जाम के बाद एंड सेमेस्टर के बीच में हमारी क्लासेस फुल होती हैं। हमारे स्टूडेंट जो कभी क्लासेस में आना पसंद नहीं करते थे, वो दे यूज टू कम टू टीचर्स एंड डिस्कस। इनफैक्ट उनके बीच में भी डिस्कशन शुरू होता है, क्योंकि जब हम हॉट्स के ऊपर फोकस करते हैं तो जो बच्चों को जो चीजें इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है, उससे कहीं कुछ हायर ऑर्डर का यदि हमारी क्लासेस में उनको मिलता है, तो दे प्रीफर टू अस, दे प्रीफर यू टू डिस्कस विथ यू, एंड वो उनके बीच में डिस्कशन शुरू होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग शुरू होती है, एंड वो क्लासेस एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उसमें डेवलप होती है और हम अपने जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के जो आउटकम्स है उनको अचीव कर पाते हैं। So it is very important that every institute should conduct open book examination, but keeping this in mind that the question you will frame for the open book question paper should be focusing on only HOTS, not the lower order thinking skills. So this is the way we can improve our question paper also, we can improve our assessment tools also. So, and when you conduct this open book examination maximum on HOTS, definitely your term examination also depicts such focus on that, and the student will be able to get that idea very nicely. Now, जब भी हम लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं तो एक कुछ एडवाइस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है
the learning outcome should be written clearly written so that they are understood by student, colleagues and external examiners. आप जो भी लर्निंग आउटकम बनाए बहुत ही क्लियर कट बनाएं. आपको फोकस करना चाहिए व्हाट यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अपॉन कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल और प्रोग्राम. स्टार्ट विथ ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस मॉड्यूल स्टूडेंट विल बी एबल टू डू दिस. अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस. यदि जरूरी है तो आप एक से ज्यादा आउटकम बनाइए बट कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मत बनाइए ताकि आपके आउटकम्स में क्लैरिटी रहे जिससे छात्रों को क्लियर कट समझ में आए कि उनको क्या करना है. जनरल रिकमेंडेशन 5 से 8 लर्निंग आउटकम पर मॉड्यूल आपको फ्रेम करना ही चाहिए और मैक्सिमम आपके लर्निंग आउटकम शुड फोकस ऑन थॉट्स नॉट ऑन द लोअर ऑर्डर स्किल्स. ओके, देन कुछ चेकलिस्ट कि जो मैंने लर्निंग आउटकम बनाए, जो मैंने असेसमेंट टूल बनाए मॉड्यूल के लिए, हैव आई बिगन ईच आउटकम विद एन एक्टिव वर्ब. क्या मैंने वो एक्टिव वर्ब लिया है जिसको मैं असेस कर पाऊं. हैव आई अवॉइडेड टर्म्स लाइक नो. यदि आप नो यूज करें स्टूडेंट विल बी एबल टू नो, so how you will judge that no? या स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो उसको आप मेजर कैसे करेंगे? बिकॉज योर आउटकम शुड बी मेजरेबल, शुड बी ऑब्जर्वेबल. सो if you are writing, the student will be able to learn how you will judge that learning. So we should be, do not use this type of words. So have I avoided terms like know, understand, learn, be familiar, exposed to, acquaint with, aware of the, appreciate, ये शब्दों को नहीं यूज करना है. Have I included learning outcome across the range level of Bloom's taxonomy? क्या मैंने ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के पूरे रेंज के ऊपर आउटकम फ्रेम किए हैं. आर माई आउटकम्स ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल. जो मैंने आउटकम बनाए हैं क्या वो ऑब्जर्वेबल हैं, क्या वो मेजरेबल हैं, क्या उसके आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं जिसको वो बच्चे उसके आंसर्स को मैं जज कर पाऊंगी. ये सब चीजों का आपको ध्यान करना है. डू ऑल द आउटकम्स फिट विद इन द एम्स एंड कंटेंट ऑफ द मॉड्यूल. क्या मेरे आउटकम्स जो मॉड्यूल के एम और कंटेंट है उसके साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है. देन now I'm going to, this is in a short I told you that about the how to frame learning outcome, how to design your assessment tool based on that learning outcome. Now I'm focusing on, we have two types of assessment methods and tools. हमारे पास दो तरह की assessment method और tool होते हैं. पहला होता है direct assessment method using measurable performance indicator of a student like unit test, open book exam, end semester exam, assignments, प्रोजेक्ट, ट्यूटोरियल, लैब एंड प्रेजेंटेशन. ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं डायरेक्ट असेसमेंट मेथड्स में. वेयर एज इनडायरेक्ट असेसमेंट मेथड में हमारे पास है अ सर्टेन ओपिनियन ऑफ सेल्फ रिपोर्ट. वी कॉल इट रूब्रिक्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके लोगों के आइडियाज को कैप्चर करने के लिए. देन अलुमनी सर्वे, एम्प्लॉयर सर्वे, कोर्स एंड सर्वे, ये सारे कैसे हैं? इनडायरेक्ट असेसमेंट मेथड्स हैं. लेट अस फोकस ऑन रूब्रिक्स. ज्यादातर आप रूब्रिक्स को बनाएं और उसका मैक्सिमम यूज करें तो आप सर्टेन बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाते हैं. एक क्वेश्चन था कि हम कैसे जज करें कि हमारे स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, हम कैसे जज करें कि हमारा स्टूडेंट टीम वर्क के अंदर काम करने के लिए कैपेबल है कि नहीं. तो उसके लिए हम रूब्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं. तो रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक इज a set of performance indicator which define and describe the important component of the work being completed, information about individual student competencies के बारे में. It communicate expectations, it diagnosis for the purpose of improvement and feedback के लिए हम generally rubrics का use करते हैं. So overall examination of the status of the performance of a group of student, holistic performance यदि आपको करना है तो you can frame rubrics. तो ये rubrics क्या होता है और हम rubrics को कैसे assessment के लिए how can we use rubric to assess program learning goals. तो embedded course assignments, capstone experiences, projects के लिए आप rubrics use कर सकते हैं. फील्ड जो मैंने आपको बोला कि आपको अपने फील्ड एक्सपीरियंसेस देना है तो उसको जज करने के लिए आप रूब्रिक्स का यूज कर सकते हैं. एम्प्लॉयर फीडबैक के लिए आप रूब्रिक्स का यूज कर सकते हैं. पीयर इवैल्यूएशन और सेल्फ इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो के लिए भी आप रूब्रिक्स का यूज कर सकते हैं. सो दिस ऑल आर द वे थ्रू विच यू कैन यूज फ्रेम योर रूब्रिक्स एंड डिजाइन द असेसमेंट बेस्ड. एक एग्जाम्पल आपके साथ में रूब्रिक्स का दे रही हूं मैं कि हमने कोई बच्चों को कोई टीम में काम करने के लिए गोल दिया है, कोई टास्क दिया, प्रोजेक्ट दिया है जो कि ग्रुप में करने के लिए, टीम के लिए. अब मुझे ये जानना है कि मेरे छात्रों में
टीम में काम करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, क्या उनमें लीडरशिप की क्वालिटी है कि नहीं। सो वी हैव 4 पैरामीटर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अनसेटिस्फैक्टरी, डेवलपिंग, सेटिस्फैक्टरी एंड एग्जेम्पलरी। देन अब जैसे कोई मैंने टास्क दिया और उसमें मैंने उसके उस टास्क को सब पैरामीटर्स में डिसाइड किए कि रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन। यदि मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया जिसमें उनको इंफॉर्मेशन लानी है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए यदि डज नॉट कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टॉपिक, कोई बच्चे ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं लाया, तो हम क्या दे सकते हैं, अनसेटिस्फैक्टरी। कलेक्ट वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, सम रिलेटेड टू टॉपिक, कुछ टॉपिक से रिलेटेड जाना। देन कलेक्ट सम बेसिक इंफॉर्मेशन, मोस्ट रेफर टू द टॉपिक, collects a great deal of information, all refer to the topic। तो इस तरीके से हम जब उसको अलग अलग उसमें जाएंगे तो इट इज कॉल्ड अ rubric which shows the then fulfill team's role and duty, whether the child is able to work in a team or not, does not perform any duties assigned to the team role। टीम के रूप में किसी कोई बच्चा ऐसा होता है, 4 लोगों को आपने प्रोजेक्ट दिया, उसमें से एक बच्चा करता है और बाकी 2-3 या कोई 1-2 ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं करते। तो यू कैन जज विद दिस rubric he does not perform any duties assigned to the team role, perform very little duty, perform nearly all duties, perform all duties of assigned team roles, then share work equally, whether the child is able to share his work with others or not, always rely on others to do the work। कई ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर बिलीव करते हैं कि वो करके देगा तब मैं कर लूंगा। rarely does the assigned work, often needs reminding, usually does the assigned work, rarely needs reminding, always does the assigned work without having to be reminded। So this shows that the child is having different capability। Then listen to other teammates, क्या वो दूसरे छात्रों के साथ उसकी अच्छी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। is always talking, never allows anyone else to speak। यदि कोई, कई बार आपने देखा होगा कि ग्रुप में कोई बच्चा ही सबसे ज्यादा बोलता है, बाकियों को बोलने का मौका नहीं देता, तो वो एक हम उसको देख पाते हैं। usually does most of the talking, rarely allows others to speak, listen but sometimes talk too much, or listen and speaks a fair amount। This indicates that child must be having a leadership quality which can lead to a team role। So इस तरीके के आप जो भी आपको पैरामीटर जजमेंट करना है, जिसको आप डायरेक्ट असेसमेंट के थ्रू नहीं कर सकते हैं, सर्टेन हाइडन क्वालिटीज, सर्टेन जिसको हम बोलते हैं ना कि डोमेन इंडिपेंडेंट जो क्वालिटीज हैं, यू कैन फ्रेम रूब्रिक्स एंड यू कैन जज दैट लीडरशिप क्वालिटी, टीम रोल, कोऑपरेशन, lifelong learning attitude, all these can be judged by using this rubrics, framing this rubrics। And ideally every institute should frame such type of rubrics for each and every activity which you are assigning to your students to perform। okay, then अब क्वेश्चन आता है कि मैंने आपसे बोला था कि आपको कई तरीके के जो आपने आउटकम्स बनाए हैं उनको असेस करना होता है। तो कोर्स आउटकम यदि आपके हैं तो वो अपॉन course completion, in between also you can judge program specific outcome upon graduation, upon getting completion of the program, and program outcomes few years after graduation, 4 to 5 years के बाद आपको मालूम पड़ता है कि आपने जो फ्रेम किए थे वो वाकई में असेस हो पाए कि नहीं आए। अब उनके लिए जो असेसमेंट टूल्स है, प्रोग्राम आउटकम्स जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, so data may be collected progressively, survey questions should elicit the required information, not to अब जनरली हम क्या करते हैं, प्रोग्राम आउटकम को असेस करने के लिए किससे याद करना पड़ता है, एम्प्लॉयर या अलुमनी, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी हमारे बताते हैं कि हमारे या हायर एजुकेशन के रिकॉर्ड्स हमको बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम आउटकम्स हमने अचीव किए कि नहीं करे। तो जब हम एम्प्लॉयर सर्वे, सेटिस्फेक्शन सर्वे जो करते हैं, तो जनरली हम एम्प्लॉयर से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछिए कि मेरे स्टूडेंट आपके यहाँ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बदले यदि आप उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि एट विच लेवल पोजीशन आवर ग्रेजुएट आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आई एम गेटिंग दैट आंसर कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर वर्किंग ऑन द लोअर लेवल, व्हाट आई कैन गेस दैट माय स्टूडेंट डू नॉट हैव बेटर लीडरशिप क्वालिटी। इफ ही सेज दैट they are having working on a higher manager position, we can judge that our students are having good leadership quality, good managerial skills। So like that, assessment POK, program outcome assessment tools are very important to get to elicit the information, not to confirm our objective। okay, then course outcome and learning outcome के assessment tools जो हैं वो क्या क्या होंगे, तो end of course survey, student comments, rubrics, internal assessment and home assignment, semester and performance reports, core performance history plots, ये सब हमको
यूज किए जा सकते हैं कोर्स आउटकम या लर्निंग आउटकम को के असेसमेंट के लिए। देन प्रोग्राम असेसमेंट टूल्स फॉर ऑल कोर्सेज, एंड ऑफ कोर्स सर्वे क्वार्टरली, इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएशन रिपोर्ट क्वार्टरली, डिपार्टमेंट पीएसओ के लिए बात करें डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, स्टूडेंट एग्जिट सर्वे, अलुमनी सर्वे ईयरली आप कर सकते हैं, अलुमनी एडवाइजरी बोर्ड वंस और ट्वाइस इन ईयर, स्टूडेंट एडवाइजरी कमिटी से भी आप कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेस ले सकते हैं। सो दिस आर द असेसमेंट टूल विच यू कैन यूज फॉर असेसमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। नाउ दिस चार्ट shows the summary of assessment methods and tools. So we have 3 types of outcomes: course outcome, program specific outcome and program outcomes. So program outcome के assessment tool क्या होंगे? Employer survey, alumni survey और any other method you want to use. अब कर सकते हैं आप every year, once or twice in a year, assessed by एक इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट लेवल पे होना चाहिए, और इसके जो रिजल्ट हैं उसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिव्यू के बेसिस पर ही आपको आइडिया होता है कि यू आर सक्सेस, व्हाट चेंजेस यू रिक्वायर इन योर इंस्टीट्यूट, आपको कौन से चेंजेस करना है उसके बारे में आपको रिव्यू से ही समझ में आता है। तो इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट लेवल पे कर सकते हैं। देन प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स, तो आपके असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन, एंड ऑफ कोर्स सर्वे, रूब्रिक्स स्पेसिफिक टू पीओस पीएसओ के ऊपर, एम्प्लॉय सर्वे, faculty survey is also helpful, or any other tool you can devise. Assignments हर दूसरे मंथ में, सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एवरी 6 months, एवरी ईयर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। हु विल डू? फैकल्टी, इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट लेवल, द चार्ट विल शो यू। देन कोर्स आउटकम की यदि हम बात करें तो आपके असाइनमेंट, एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट, ग्रुप टास्क, रूब्रिक्स, ऑल विल हेल्प यू टू जज द कोर्स असाइनमेंट। तो असाइनमेंट हर 2 महीने, मैं तो आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको हर यूनिट के ऊपर एक एक असाइनमेंट बच्चों को देना जरूरी है, और उसके आधार पर आपको जज होता है कि वो अचीव कर पा रहे कि नहीं। सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एवरी 6 months, देन फैकल्टी एंड डिपार्टमेंटल लेवल कैन बी डन। सो दिस आर द डिफरेंट असेसमेंट टूल्स हैं जो कि हमारे सारे आउटकम्स को अचीव किया कि नहीं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। देन प्रोग्राम आउटकम के लिए इंडस्ट्रियल सर्वे, अलुमनी सर्वे, स्पेसिफिक क्वेरी हम उसके अंदर पूछें और उसका गोल और इवैल्यूएशन, ये सारे चार्ट्स आप बना सकते हैं, और उसके बेसिस पर आप उनके सर्वे के थ्रू आपको मालूम होगा कि आपने कितना अचीव किया और कितना अचीव नहीं किया। सो इन दैट मैनर यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली। देन कोर्स आउटकम के लिए you can conduct different types of examination, as I told you already discussed, open book examination, end examination, different rubrics, alumni survey gives you idea, then assignments, industry survey also gives you idea about the achievement of your course outcome. Then we can achieve program specific outcome through direct and indirect, both the methods can be used for assessment of program specific outcomes। के लिए आप दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देन हाउ दिस असेसमेंट के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सपोर्ट करेगा। तो एज यू ऑल अवेयर दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी इंस्टीट्यूट शुड हैव IQAC, इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट सेल होना बहुत जरूरी है। So outcome based assessment and evaluation at institution level will be done by the quality assurance cell. Program wise assessment, semester wise assessment is also possible, क्योंकि IQAC के जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर IQAC का पार्ट होना जरूरी है, और वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप प्रोग्राम वाइज असेसमेंट ईयरली करवा सकते हैं। Continuous improvement initiative is also one of the work for quality assurance cell. Then industrial and alumni advisory body, review of the attainment of program outcomes, program specific outcome or improvement suggestion is also done by the quality assurance cell. Then every IQAC has a program coordinator, so interacting with course coordinator towards attainment of PSOs or review or update is also one of the important work of IQAC, क्योंकि जनरली IQAC को ये पता ही नहीं होता है कि उनको क्या क्या काम करना है, बट मेजर रोल प्लेड बाय IQAC इन योर असेसमेंट में ही मेजर IQAC का रोल है। देन क्योंकि IQAC में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर इज आल्सो पार्ट ऑफ IQAC, तो ये एक कंप्लीट टीम होती है, और ये IQAC टीम के लोग ही रिव्यू और असेसमेंट की प्रोसेस में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो course coordinator can assess the attainment of courses, review, update and course delivery, assessment methods को भी update कर सकते हैं ये। So in that manner, administrative support for OB is
द बेसिक सपोर्ट यू विल गेट विद द IQAC सेल। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ड्यूरिंग माय NAC विजिट आल्सो आई फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई वांट टू शेयर, कि आपको बताना चाहती हूँ कि कई जगह पर IQAC बहुत फंक्शनल नहीं होती है, और जब IQAC फंक्शनल नहीं होती तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के क्वालिटी पैरामीटर अफेक्ट होते हैं। So a very vibrant IQAC is very important to frame this outcome based education, and implement this OBE framework in institute is very important. So let us have some understanding about the benefits and potential problems of learning outcomes, कि यदि हम लर्निंग आउटकम्स के साथ क्या क्या फायदे हैं और उससे कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसके बारे में आपको अवेयर होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट समझते हैं, कि जैसे मैंने अभी आपके साथ में इतना सारा एक लेंथ में शायद पिछले 3 घंटे से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि ये जो हम आउटकम्स बनाते हैं एवरी लेवल के ऊपर, ये हमको हेल्प टू एक्सप्लेन मोर क्लियरली टू स्टूडेंट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है वो हमको क्लियरली बताते हैं। देन हेल्प टीचर्स टू फोकस मोर क्लियरली ऑन व्हाट एग्जैक्टली दे वांट स्टूडेंट्स टू अचीव। हेल्प टू डिफाइन असेसमेंट क्राइटेरिया मोर इफेक्टिवली, यदि हम प्रॉपर लर्निंग आउटकम बनाते हैं तो हमारे असेसमेंट क्राइटेरिया बहुत अच्छे बनते हैं। इट हेल्प टू प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉयर्स अबाउट द नॉलेज स्किल possessed by graduates ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो आउटकम है इनका डिसेमिनेशन होना बहुत जरूरी है, वेबसाइट्स के ऊपर हो, सिलेबस की बुक्स में हो, जगह जगह इनके बोर्ड्स लगे होंगे, तो इससे एम्प्लॉयर को समझ में आता है कि आपके ग्रेजुएट जो निकले उनमें कौन सी क्वालिटी है और वेदर दे आर रियली possessing this quality or not. Then it help to start discussion on teaching and learning in all types of institution. यदि आप प्रॉपर लर्निंग आउटकम्स फ्रेम करते हैं और प्रॉपर उनका एग्जीक्यूशन करते हैं तो आपके इंस्टीट्यूट में वाइब्रेंट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट 100% क्रिएट होता है, एंड इट इज रियली प्रूव्ड बाय वेरी, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, great performing universities adopted this outcome based education framework in their entire curriculum, entire level, so they are performing well across global level. Certain problems, यदि हम लर्निंग आउटकम फ्रेम करते समय इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। Sometimes the learning outcome could limit learning if learning outcomes written within a very narrow framework. लेक ऑफ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस टू लर्नर यदि होगा तो ये लिमिट करता है। लर्निंग आउटकम शुड नॉट बी रिडक्शनिस्ट, इट शुड बी एक्सपांसिव होना चाहिए, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करे। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आपको मोर एंड मोर फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। डेंजर ऑफ असेसमेंट ड्राइविंग करिकुलम, इफ लर्निंग आउटकम्स बहुत ज्यादा करिकुलम पे कन्फाइंड होंगे, एक्सपांसिव नहीं होंगे, तो रिडक्शनिस्ट होंगे, तो ये जो असेसमेंट ड्राइवन करिकुलम होने की चांसेस होती है। इसलिए हॉट्स टाइप के क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप करने वाले असेसमेंट टूल बनाना हमें जरूरी होता है। तो इफ यू सी दिस इम्प्लीकेशंस की यदि मैं बात करूं तो इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट फोकस, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग बनता है। एक्सप्लिसिट अबाउट व्हाट ग्रेजुएट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो एंड बी एबल टू डू, वो क्या कर पाएंगे, उनको क्या जानना चाहिए, ये उनके पास में बहुत क्लियर कट आइडिया होता है। They are not in a vague condition. It encourage critical thinking and the active engagement of student. ये बहुत important aspect है, क्योंकि development of critical thinking and active engagement of student is one of the very major problem in the today's higher education system. To motivate and train academic staff to work within a student-centered paradigm, these all are the implications हैं, जो कि यदि हम outcome based education curriculum framework adopt करते हैं, develop करते हैं, तो it will be a it will create a student-centered paradigm. So, my question to you, which should come first, program or module or learning outcome? कौन सी चीज पहले आना चाहिए? सबसे पहले आप क्या फ्रेम करेंगे? Anyone please? Am I audible? Yes ma'am, yes. क्या? सर सिंपल क्वेश्चन टू यू, आप सबसे पहले क्या फ्रेम करेंगे बताइए ना। मॉड्यूल मैडम, मॉड्यूल फ्रेम करेंगे या लर्निंग आउटकम पहले फ्रेम करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू फ्रेम लर्निंग आउटकम,
कि आप अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका मॉड्यूल डिजाइन करेंगे। उसी के बेसिस पर आप टीचिंग एंड लर्निंग की स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे। उसी के बेसिस पर आप अपना करिकुलम भी फ्रेम करेंगे। So let's practice, and if you have any questions you can please. Yeah. किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो you can ask me question. Any questions? किसी को कुछ प्रश्न पूछना है क्या? कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, कुछ फीडबैक देना है या तो कुछ डिस्कस करना है तो आप बोल सकते हैं। थोड़ी चीजें नहीं होगी बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, बट भले ही आप ये नाम नहीं जानते बट सभी टीचर्स ये करते हैं। तो आज टर्मिनोलॉजी से मैडम ने हमें पूरा समझाया है ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन। नो क्वेश्चंस? We have time actually. If you have any question or any discussion, we can. We have at least 5 minutes I can give for that. Yes, yes, ma'am. No questions? You can ask me anything related with your curriculum, related with your teaching learning procedure, anything. हॅलो मॅम. Yeah, please. मॅम हे जे ब्लूम्स टेक्सॉनॉमी आहे आणि कॉग्निटिव्ह डोमेन, अफेक्टिव्ह डोमेन आणि सायकोमोटर डोमेन हे आपण म्हणजे कोणत्याही वर्गावर लावू शकतो का? हे काही स्पेसिफिक हे फक्त सीनियर कॉलेज साठी आहे? ये किसी भी लेवल पर, हर लेवल पर ये लागू होना चाहिए। हर लेवल के ऊपर ये तीनों डोमेन लागू होते हैं, तभी आप बच्चे में नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल को डेवलप कर पाएंगे। चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा हो, चाहे वो पीजी लेवल का बच्चा हो, हर लेवल पर ये टेक्सोनॉमी लागू होती है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द और स्टैंडर्ड ऑफ द लर्नर। ओके, रोहित सर आंसर मिल गया आपको? हाँ मैम, मिल गया। यस, ओके। So thank you so much for patient hearing, and let us adopt this student-centric approach to provide academically rich, outcome-based learning environment for human development. So it will be helpful to you all. Thank you so much. Thank you. Thank If you, you need madam. any further, Yes. any further Yes, ma'am. information, you can access this blog drrashtrivaishnav.edublogs.org. इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी related with framing of learning outcome. तो सारा कुछ इसमें मिलेगा if you explore this for references. Yeah, thank you. Thank you so much. Yes, ma'am. Yes. I now request Bijan Kumar sir. Sir, are you there? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट। हाँ सर, आप बोलिए। मैम रोहित सर के डिवाइस से कनेक्ट हो रहा हूँ मैं। ओके ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू सर टू काइंडली प्रपोज वोट ऑफ सुन पा रहे हैं? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं बिजन कुमार शेफा आपको आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर धार्मिक मैम चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आभार प्रदर्शन का मौका दिया। आज यूजीसी एचआरडीसी नागपुर के फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का 7वां दिन है और आज का सेशन समाप्ति की ओर है। मैं हमारे आज की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर राष्ट्रीय वैष्णव मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट शैली से आज के विषय को रखा। पहले सेशन में हमारे मन में, हमारे पार्टिसिपेंट्स के मन में जो भी कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, इनको लेकर जो भ्रम था, उसे मैडम ने बहुत ही बारीक तरीके से समझाया और हमारे कन्फ्यूज़न को दूर किया। दूसरे सेशन में मैडम ने हमें आउटकम बेस्ड असेसमेंट स्ट्रैटेजीज को कैसे डिज़ाइन करें, उसके अलग अलग तरीके बताए। कुछ नए नए टर्म्स हमने सीखा, जैसे रूब्रिक्स, जो मैंने पहली बार सुना। इसके लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और यूजीसी एचआरडीसी नागपुर टीम की ओर से
आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम, थैंक यू। मैं डॉक्टर धार्मिक मैम और ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी आभार मानता हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रतिभा संपन्न रिसोर्स पर्सन को आज आमंत्रित किया। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने शांत चित्त से और अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन से आज के सेशन का आनंद लिया। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू धार्मिक मैम। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Vaishnav ma'am. Thank you, Preeti ma'am. Can I leave now? Yeah. Yes, ma'am. Yes. Thank you so much. Thank you. Yeah.